वेलकम टू अमृत सीरियल्स फैमिली स्कूल और यूट्यूब चैनल। आज हम बेटा क्लास 9 का चैप्टर नंबर 9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, पार्ट 1। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले फोर्स के बारे में पढ़ेंगे। फोर्स किसे बोलते हैं? ठीक है बेटा, मान लीजिए फोर्स को समझने के लिए हमारे पास ये कोई बॉडी है, ठीक है, जिसका मास क्या है? मान लेते हैं स्मॉल एम, इस बॉडी का मास है। ये बॉडी अब कौन सी पोजीशन पे खड़ी है बेटा? रेस्ट पोजीशन पे खड़ी है। ठीक है, हम क्या करना चाहते हैं? इस बॉडी की पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं, मतलब इसको रेस्ट से हम मोशन में लेके आना चाहते हैं। तो रेस्ट से मोशन में लेके आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? इस पे फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी। इस फोर्स को हम बोलते हैं एक्सटर्नल फोर्स। जब हम इस बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तब ये क्या होगी? ये अपनी पोजीशन को चेंज करेगी, मतलब ये पोजीशन चेंज करने के बाद मोशन में आ जाएगी और साथ साथ मोशन करने के बाद ये यहाँ पर एक्सेलरेशन भी तय करेगी। एक्सेलरेशन मतलब ये कोई ना कोई डिस्टेंस भी तय करेगी। ठीक है, तो बेटा फोर्स किसे बोलते हैं? कि किसी बॉडी की स्टेट को चेंज करने के लिए जो हम बाहर से बल लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं? फोर्स बोलते हैं। अब सेकंड एग्जांपल हम कैसे कर सकते हैं फोर्स की? मान लीजिए हमारे पास कोई बॉडी है जिसका मास क्या है बेटा? m है। वो ऑलरेडी चल रही है। ठीक है, वो ऑलरेडी किसमें है बेटा? वो मोशन में है। अब हम उसको क्या करना चाहते हैं? उसकी ये वाली पोजीशन को जो मोशन में है हम उसको चेंज करना चाहते हैं। तो चेंज करने के लिए बेटा हम उस पर क्या करेंगे? फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक है, मतलब वो रुक जाए। ठीक है, जैसे कोई ट्रक है, मान लीजिए ट्रक अपना मूवमेंट कर रहा है, मोशन में है, हम ट्रक को रोकना चाहते हैं, तो ट्रक को रोकने के लिए हम ब्रेक पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो वो ट्रक रुक जाएगा। इस तरह हम एक्सटर्नल फोर्स लगा के किसी चीज को रेस्ट से मूवमेंट में लेके आ सकते हैं और एक्सटर्नल फोर्स लगा के जो चीज मूवमेंट कर रही है उसको हम रेस्ट में लेके आ सकते हैं। तो बेटा फोर्स की डेफिनेशन क्या हुई? इट इज एन external cause which produces a change in its state of rest or uniform motion। कहते हैं एक्सटर्नल फोर्स है। एक्सटर्नल फोर्स का क्या मतलब होता है? एक्सटर्नल मतलब बाहरी, जो हमने बाहरी तौर से इस पर बल लगाया। बल लगाने के बाद क्या प्रोड्यूस हुआ हमारे पास? चेंज इन इट्स स्टेट। स्टेट चेंज हुई बॉडी की। कौन सी बेटा? स्टेट। जो बॉडी रेस्ट में थी, ठीक है, रेस्ट में एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद वो मोशन में आ गई। और कौन सी स्टेट चेंज हुई? मोशन की। जो बॉडी मोशन में थी उस पर फोर्स लगाने की वजह से वो किस में आ गई? अब रेस्ट में आ गई। इसको हम बोलते हैं बेटा फोर्स। जो फोर्स के यूनिट है, ऐसा यूनिट वो है न्यूटन। ठीक है, न्यूटन क्या था? साइंटिस्ट था जिसने हमें फोर्स के बारे में बताया था और लॉज ऑफ मोशन के बारे में बताया था। ठीक है, एक बड़ी मतलब इसकी स्टोरी थोड़ी फेमस है कि जब ये किसी ट्री के नीचे बैठा हुआ था, एप्पल के ट्री के नीचे, तो ऊपर से एप्पल नीचे की तरफ गिरा तो उसके दिमाग में क्या क्वेश्चन आया कि ये जो एप्पल है वो टुवर्ड्स अर्थ की तरफ ही क्यों आया? वो ठीक है, उस पेड़ से ऊपर क्यों नहीं गया? मतलब उसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड ही क्यों थी? तो वो तो खास बात की बात है, क्योंकि वो उसने डिस्कवर किया था कि अर्थ में कौन सी फोर्स होती है जो हर एक चीज को अपनी तरफ लेके आना चाहती है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो न्यूटन ने ग्रेविटेशनल फोर्स को डिस्कवर किया था। ग्रेविटेशनल फोर्स को पढ़ने से पहले हमारे पास न्यूटन ने 3 तरह के लॉज भी दिए थे। इन लॉज के बारे में भी आज हम पढ़ेंगे। चलो, फर्स्ट हो गया बेटा फोर्स। फोर्स का ऐसे यूनिट क्या है? न्यूटन, क्योंकि न्यूटन ने ही फोर्स के बारे में हमें बताया था। आगे बेटा हमारे पास 2 तरह की फोर्स होती है। फर्स्ट वन है बैलेंस फोर्स, सेकंड वन है अनबैलेंस फोर्स। अब बैलेंस फोर्स को समझने के लिए हम फिर से एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास क्या है बेटा? m। ठीक है, अब हम इस पे क्या करना चाहते हैं? फोर्स लगाना चाहते हैं ताकि जो इसकी जो स्टेट है वो चेंज हो जाए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? दोनों साइड से इस पे फोर्स लगाएंगे। मान लीजिए इधर से हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया, जितना हम इधर से फोर्स अप्लाई कर रहे हैं सेम हम उतनी अमाउंट फोर्स की इधर लेंगे। मतलब हम दोनों तरफ से क्या फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? इक्वल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। अब क्या होगा? इस डिब्बे को हम इधर लेके आना चाहते हैं और इस डिब्बे को हम इधर भी लेके जाना चाहते हैं। अब इधर से भी फोर्स समान लग रही है, इधर से भी फोर्स इक्वल लग रही है। दोनों तरफ फोर्स होने के बावजूद क्या होगा? ये जो डिब्बा है ये अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं होगा, जिसको हम बोलते हैं बेटा बैलेंस फोर्स। मतलब इस बॉडी की स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा। देखिए यहाँ पे डेफिनेशन, इफ नंबर ऑफ फोर्सेस एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट डू
not produce any change in its state, then these forces are called बैलेंस फोर्सेस। कि नंबर ऑफ फोर्सेस एक्ट कर रही है बॉडी पे। नंबर ऑफ फोर्सेस बेटा कौन सी फोर्स, एक उसके सामने से और एक उसके बैक साइड से, ठीक है। फोर्स लग रही है दोनों साइड से, दोनों साइड से फोर्स लगने के बावजूद जो बॉडी की स्टेट है उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं बैलेंस फोर्स। नेक्स्ट है बेटा अनबैलेंस फोर्स। अनबैलेंस फोर्स को समझने के लिए आप फिर से एक एग्जांपल लीजिए, ठीक है। मान लीजिए जहाँ पे ये बॉडी का मास है m है। अब फोर्स जैसे इस वर्ड से ही आपको समझना चाहिए कि बैलेंस फोर्स है जो वो अनबैलेंस है, बैलेंस नहीं है। मतलब एक साइड से हम इस डिब्बे पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। हम इधर से ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं, दूसरी साइड से ज़्यादा फोर्स लगा रहे हैं। एक साइड से फोर्स कम है, एक साइड से ज़्यादा है, तो ये डब्बा किस तरफ जाएगा, जिस तरफ ज़्यादा फोर्स होगी। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि इसको हम कौन सी फोर्स बोलेंगे, अनबैलेंस फोर्स। अब डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखिए, इफ द फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इज नॉट जीरो इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। कि एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पे जो फोर्सेस लग रही है वो जीरो नहीं है। देखो जीरो तो नहीं है क्योंकि एक साइड से कम फोर्स लग रही है, एक साइड से ज्यादा फोर्स लग रही है, तो दोनों फोर्सेस क्या है यहाँ पे अनइक्वल है, जिसको हम बोलेंगे अनबैलेंस्ड फोर्स। तो ये होगी फोर्स की डेफिनेशन। उसके बाद दो टाइप्स फोर्स के, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। और फोर्स के बारे में हमें किसी ने बताया था बेटा, न्यूटन ने। तो आगे हम पढ़ते हैं न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन ने हमें 3 तरह के लॉज दिए थे, जिसको हम बोलते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन एंड न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। सबसे पहले हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसमें क्या था न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में, पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर हम इसके एक एग्जांपल के तौर पर हम इसे समझेंगे। इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट it will continue to remain at rest. It will continue to remains at rest unless an external force is not applied on the body for movement, जब लिख लीजिए for motion, and second, if a body is in motion, it will remains in motion unless an external force is not applied on the body to stop। देखिए न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है बेटा, कहते हैं कि अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट, वो तब तक रेस्ट में रहेगी। इफ ए बॉडी इज एट रेस्ट, तब तक रेस्ट में रहेगी बेटा जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको क्या कर दे, उसकी स्टेट को चेंज ना कर दे। देखो अभी यहाँ पे हम एक एग्जांपल देखते हैं। हमारे पास एक बॉडी है जिसका मास बेटा मान लेते हैं m है, ठीक है। और ये बॉडी क्या है, रेस्ट में खड़ी है, इसकी स्टेट क्या है, बॉडी की अब रेस्ट में है, ठीक है। उसके बाद हम इसकी जो पोजीशन को चेंज करना चाहते हैं, ये पोजीशन जो रेस्ट में तब तक चेंज नहीं होगी जब तक हम इस पर एक्सटर्नल
ना कर दे, मतलब इसको मोशन में लेकर ना आ जाए। और सेकंड क्या है, ये बॉडी हमारे पास बेटा इसका भी मास हम एम मान लेते हैं, और ये किसमें है, मोशन में ये चल रही है। ठीक है, ये तब तक मोशन में चलती रहेगी जब तक हम इस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा के इसको रोक ना दें। ये है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। कहते इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट इट विल कंटिन्यू टू रिमेन एट रेस्ट। कहते हैं बॉडी रेस्ट में है, वो हमेशा उसी पोजीशन में रहेगी, रेस्ट में रहेगी, अनलेस जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको मूवमेंट में ना लेकर आ जाए। एंड सेकंड है इफ अ बॉडी इज इन मोशन, कि बॉडी जो कोई मोशन में है वो तब तक चलती रहेगी जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसको रोक ना दें। तो ये है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। सेकंड है बेटा न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, पहले इसकी डेफिनेशन देखिए आप, क्या है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम of a body is directly proportional to the applied force, is directly proportional to applied force। अब हम न्यूटन के सेकंड लॉ को समझने के लिए एक एग्जांपल के तौर पर समझते हैं इसे भी। ठीक है, कहते हैं द रेट ऑफ अ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन क्या होगा इसका, रेट ऑफ अ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। ये है बेटा मोमेंटम। मोमेंटम पी क्या होता है, अब पी को हम बोलते हैं मोमेंटम, इसका साइन होता है पी। पी होता है बेटा बॉडी का मास मल्टीप्लाई इट्स वेलोसिटी। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे एक बॉडी है, सेम हम उसका मास कंसीडर कर लेते हैं एम। ठीक है, वो किस में है, मोशन में है, कितनी स्पीड से जा रही है, वो v स्पीड के साथ जा रही है। ये हो गया इसका मोमेंटम। ठीक है, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा, अब हम मोमेंटम में चेंज करना चाहते हैं। मान लीजिए चेंज किया हमने डी बाई डी टी, मास क्योंकि बेटा कभी चेंज नहीं होता, मास तो बॉडी का वो सेम है, चाहे वो 1 घंटा पहले हो चाहे 1 घंटा बाद हो, मास हमेशा एक ही रहता, तो मास यहाँ पे कांस्टेंट आ गया। चेंज किस में आएगा, dv बाई dt। अगर बेटा मोमेंटम में चेंज आ रहा है, इसका मतलब किस में चेंज आ रहा है, वेलोसिटी में चेंज आ रहा है। मान लीजिए 1 घंटा पहले जो बॉडी की वेलोसिटी थी वो थी 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और नेक्स्ट अब 1 घंटे के बाद कितनी होगी, 60 मीटर पर सेकेंड। तो चेंज किस में आ रहा है, उसकी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, मतलब जो उसकी पहले वेलोसिटी थी उसने अपनी स्पीड को ज्यादा दुगना कर दिया, तो कितनी होगी वो 60 मीटर पर सेकेंड। इसी को हम बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम विद टाइम के साथ, कि अगर स्पीड में चेंज आ जाए इसका मतलब उसके मोमेंटम में भी चेंज आ जाता है। तो dv बाई dt, बेटा dv बाई dt अगर वेलोसिटी में चेंज आ जाए उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्सेलरेशन। जब किसी चीज की वेलोसिटी दुगनी हो जाती है तब हम उसको बोलते हैं एक्सेलरेशन, जिसको हम डिनोट करते हैं a के साथ। ठीक है, और यहाँ पे dp बाई dt क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मैंने अभी बताया कि जब वेलोसिटी को हम दुगनी कर देते हैं तो वहाँ पे कौन सा हमारे पास सिंबल आता है, वेलोसिटी को दुगनी करने के बाद एक्सेलरेशन ma। तो ma यहाँ पर किसके बराबर इन्होंने बताया है, फोर्स के बराबर, क्योंकि हमने वेलोसिटी को तेज करने के लिए क्या ज्यादा किया, फोर्स ज्यादा किया। इसी तरह यहाँ पे क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स। जितना फोर्स ज्यादा होगा उतनी ज्यादा वेलोसिटी लगेगी। ठीक है, जितना ज्यादा फोर्स उतनी ज्यादा वेलोसिटी, जितना कम फोर्स उतनी कम वेलोसिटी। ठीक है, तो ये है बेटा न्यूटन का सेकंड लॉ। अब है हमारे पास न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन।
an equal and opposite reaction। न्यूटन का थर्ड लॉ क्या बोल रहा है? एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसको करने के लिए हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी ले सकते हैं बेटा। जैसे हमारे पास एक बॉल है, ठीक है, हमने क्या करना है, बॉल को इस ब्लैक बोर्ड पे इस दीवार में कोलाइड करवाना है, स्ट्राइक करवाना है। जितनी फोर्स के साथ मैंने बॉल इस ब्लैक बोर्ड की तरफ फेंकी, अब क्या होगा कि जो ब्लैक बोर्ड है वो उतनी ही फोर्स के साथ उस बॉल को पीछे की तरफ लेके आएगा, ठीक है। एवरी एक्शन, तो मैंने इस बॉल पे क्या किया, एक्शन किया, मैंने इस बॉल को टुवर्ड्स दी ब्लैक बोर्ड की तरफ फेंका, तो ये हो गया एक्शन, ठीक है। अब सामने से रिएक्शन आएगा। रिएक्शन कैसे? वो जितनी स्पीड जितनी फोर्स के साथ मैंने फेंकी उतनी ही फोर्स के साथ वो बॉल पीछे आएगी, जिसको हम बोलते हैं रिएक्शन। तो ये कैसा रिएक्शन हो गया? इक्वल एंड ऑपोजिट। इक्वल कैसे हुआ? जितनी फोर्स मैंने लगाई उतनी फोर्स के साथ बॉल पीछे आई, इक्वल फोर्स हो गया। ऑपोजिट कैसे हुआ? क्योंकि जिस डायरेक्शन में मैंने वो बॉल को फेंका वो उसके उल्ट डायरेक्शन में वापस आई। तो यही है न्यूटन का थर्ड लॉ, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये है न्यूटन के 3 लॉज। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट हम इस इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन, एक्सप्लेन why some of the leaves may get detached from the tree if we shake its branch। ठीक है बेटा, कहते हैं कि जब हम why some of the leaves may get detached from the tree, कि एक ट्री पर से कुछ लीव्स नीचे क्यों गिर जाती है जब हम उस ट्री की ब्रांच को शेक करते हैं, मतलब उस ट्री की ब्रांच को हिलाना शुरू करते हैं, तो जो ट्री की बेटा पत्ते होंगे, लीव्स होंगे, वो सारे नीचे गिर जाएंगे। क्यों होगा ऐसे? क्योंकि बेटा उसको हिलाने से पहले, ब्रांच को शेक करने से पहले हमारे पास जो ट्री की लीव्स थी और ब्रांच थी वो दोनों क्या थी? रेस्ट में थी, ठीक है। क्योंकि जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं की थी, ट्री की जो शाखा थी और उसकी पत्तियां थी दोनों क्या थी? रेस्ट में थी। अब जब मैंने उस ट्री को हिलाना शुरू किया तो जो ब्रांच है, मान लो मैंने ब्रांच को हिलाना शुरू किया, तो ब्रांच में एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होने की वजह से जो ब्रांच है वो मूवमेंट में आ जाती है, वो मोशन में आ जाती है, बट उसकी लीव्स किस में रहती है? रेस्ट में ही रहती है, ठीक है। ब्रांच को शेक करने से पहले लीव्स और ब्रांच दोनों क्या थी? रेस्ट में थी। अब मैंने ब्रांच को शेक करना शुरू किया तो ब्रांच जो सारी शाखा थी वो तो आ गई मोशन में, ठीक है, बट उसकी जो लीव्स थी वो क्या है? रेस्ट में। आप अगर न्यूटन के फर्स्ट लॉ को देखो तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ भी यही था कि कोई चीज तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक हम उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगा के उसकी स्टेट को चेंज ना कर दे। अब मैंने यहाँ पे ब्रांच की स्टेट को चेंज किया, रेस्ट से हम ब्रांच को मोशन में लेके आए, बट बेटे जो लीव्स थी वो इनर्शिया के कारण उसी पोजीशन में रही, मतलब रेस्ट में रही, जिसके कारण ब्रांच को शेक करने के कारण लीव्स क्या है? सारी की सारी डिटैच हो जाती है फ्रॉम दी ट्री। तो इसका आप आंसर लिख सकते हो, बिफोर शेकिंग the branch of tree both the branch and leaves were at rest, both the branch and tree या leaves were
when we shake the branch of the tree, when we shake the branch of the tree, branch moves but the leaf remains at rest. But the remains at rest due to inertia of rest. That is why leaves detached from the tree. ठीक है, क्योंकि शेक करने से पहले बेटा जो हमारे पास ब्रांच की ट्री थी, ब्रांच ऑफ ट्री था, ठीक है, ब्रांच और लीव्स थी जो ट्री की, वो दोनों रेस्ट में थी क्योंकि हमने उन पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं किया था। ठीक है, जब मैंने उस ब्रांच को हिलाया तब क्या हुआ, जो ब्रांच थी वो तो मूवमेंट में आ गई, ठीक है, बट ये उसके लीव्स थी, क्योंकि मैंने लीव्स पे फोर्स नहीं लगाया था, मैंने उसकी शाखा पे फोर्स लगाया था, जो शाखा थी वो सारी की सारी मूवमेंट में आ गई। जो बेटा लीव्स थी वो किस में रही, रेस्ट में ही रही ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट के कारण, जिसके कारण सारी पत्तियां क्या हुई, डिटैच फ्रॉम दी ट्री। ठीक है, अगर दोनों रेस्ट में होती तब भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ना था लीव्स पे, अगर दोनों मोशन में होती तब भी कोई लीव्स पे इफेक्ट नहीं पड़ना था। तो लीव्स को नीचे करने के लिए एक चीज रेस्ट में होनी चाहिए थी और एक चीज मोशन में होनी चाहिए थी। सेकंड क्वेश्चन है बेटा, why do you fall in the forward direction? Why do you fall in the forward direction when a moving bus brake? When a moving bus brake to a stop and fall backward when it accelerates from rest. ठीक है, क्वेश्चन क्या है, इस क्वेश्चन को हिंदी में समझिए कि कहते जब हम किसी बस में बैठे होते हैं, ठीक है, एकदम बस क्या करती है, ब्रेक लगाती है, तो हम क्या करते हैं, आगे की तरफ गिर पड़ते हैं इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और जब बस एकदम से चलती है तब हम फॉल बैकवर्ड। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? देखो बेटा, जब वो बस थी, ठीक है, जब वो चल रही थी, ठीक है, जो हमारे पैर थे उसने क्या किया था, बस को टच करके रखा था पैरों में। जब बस ने एकदम रुकी तो मतलब बस किस पोजीशन में आ गई, रेस्ट में आ गई है बस। ठीक है, जब बस ने स्टॉप पे ब्रेक लगाई तो वो रेस्ट में आ गई। जो हमारे पैर थे उसने बस के फ्लोर को टच किया था तो वो भी रेस्ट, बस जब रेस्ट में आई तो हमारे पैर भी किस पोजीशन में आ गए, रेस्ट में आ गए। ठीक है, पैरों की टच होने की वजह से बस और जो हमारे पैर दोनों रेस्ट में आ गए, बट जो हमारा ऊपर वाला पार्ट था वो किस में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में गिर गया। ठीक है, अब नेक्स्ट है बेटा कि जब बस ने एकदम चलना स्टार्ट किया तो तब जो हमारे पैर है वो पीछे की तरफ आ जाते। देखो, जब एकदम बस ने चलना स्टार्ट किया मतलब बस किस में आ गई, मोशन में आ गई। जो हमारे पैरों ने इस बस के फ्लोर को टच किया था वो बस के मोशन होने के साथ साथ पैरों ने भी मोशन करना शुरू कर दिया। इस कारण जो पैर होते हैं वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाते हैं, जो हमारा शरीर होता है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाता है। तो इसका आप आंसर लिखोगे, when the bus is moving, when the bus is moving, whole of our body is moving forward. Whole of our body is moving forward. When brakes applied, the lower part of our body touch the bus.
when brakes are applied, the lower part of the body touch the bus comes to rest. And upper part of the body not touching the bus. Not touching the bus, continue to forward direction. ठीक है, ये किया जब बस ने क्या किया, बस इज मूविंग, होल ऑफ बॉडी इज मूविंग फॉरवर्ड। कहते जब बस ने ब्रेक लगाई तो ब्रेक लगाने की वजह से बस क्या आई, रेस्ट में आई। ठीक है, जो हमारे पैर इस बस को टच कर रहे थे तो वो भी रेस्ट में आने की वजह से हमारे पैर भी किस डायरेक्शन में आए, रेस्ट में आ गए। बट जो हमारी बॉडी का ऊपर वाला पार्ट था, अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, वो बस के टच की कंडीशन में नहीं था, तो वो किस में आ गया, मूवमेंट में आ गया, टू फॉरवर्ड। इसी तरह आप बेटा सेम लिख सकते हो, फॉल बैकवर्ड व्हेन एक्सेलरेट फ्रॉम द रेस्ट के लिए। नेक्स्ट बेटा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जो आप इन न्यूटन्स के लॉ पर ही ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई इज इट डिफिकल्ट फॉर ए फायरमैन टू होल्ड ए होस व्हिच इजेक्ट लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर एट ए हाई वेलोसिटी। इसका आपने खुद से क्वेश्चन कर लेना है, आंसर कर लेना है। इन फॉर्मूले पर बेस्ड, न्यूटन का फर्स्ट लॉ है जो, उन पे बेस्ड उसका आंसर है। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स।